गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को सबसे पहले तो अक्षय नवमी, देवउठनी 11 और अपने सभी बिहारी भाइयों बहनों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोग इन त्योहारों को अच्छे से मनाइए, ठीक है ना। नदियों को गंदा ना करिए। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए जो भी त्यौहार अपन बनाते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि यही एक जरिया होता है इन्वायरमेंट को बचाने का। जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे अभी अक्षय नवमी थी तो लोगों ने आंवला की पूजा की, ठीक है ना। और अभी देवउठनी 11 होगी तो लोग गन्ने की पूजा करेंगे। तो ये जो पूजा पाठ का जो सिस्टम होता है ये बेसिकली इन्वायरमेंट को कुछ देने का होता है ना। जो भी चीज़ अपन पूजा करते हैं, है ना, जैसे पेड़ पौधों की जो अपन पूजा करते हैं, चाहे वो पीपल के पेड़ की बात हो, चाहे वो बरगद के पेड़ की बात हो, है ना, चाहे नदियों की बात हो, तो इसमें कोई भी धर्म आपको नदियों को गंदा करना नहीं सिखाता। कोई भी धर्म आपको पेड़ों को काटना नहीं सिखाता। हम इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहें, इन्वायरमेंट को बचाएं, यही मेरी आप सभी लोगों से आशा है ना। आई होप में आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों, है ना। चलिए आज की जो क्लास अपन चालू करते हैं। आज का जो क्लास है वो है चैप्टर रिवीजन। चैप्टर रिवीजन का मतलब है कि जो अपन ने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा था, ठीक है ना, उसी का अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये जो क्लास है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और तब हो जाती है जब आपके एग्जाम्स निकट हों, ठीक है ना, बहुत ही समीप हों, बहुत ही नियरली हों, और आपके पास कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का बिल्कुल भी समय ना हो, ठीक है ना। तो आप सिर्फ सिंगल वीडियो देखिए और आप प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी रहती है, आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, ठीक है ना। ये वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की होती है। एक चैप्टर की आप 15 से 20 मिनट की वीडियो देखिए, टोटल 15 चैप्टर होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर उसको YouTube में 2x में लगा के देखेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, अगर अपन चैप्टर रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले अपने को देखना है कि अपन ने इस टॉपिक में पढ़ा क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था कि भाई लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली कि होती क्या है, जिनकी वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, और उसमें वेरिएबल 1 हो, ठीक है ना। डेली लाइफ में इनका मैंने यूज़ बताया था कि किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी। यदि पिता की उम्र 5 वर्ष है, पुत्र की उम्र 2 वर्ष है, तो 5 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यदि होते हैं, ठीक है ना, तो उसे अपन इक्वेशंस के फॉर्म में बना के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे फिर अपन ने बात की कि भाई इक्वेशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी यदि आपको मैं बात करूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि इक्वल टू के साथ लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे। अगर इसमें इक्वल टू नहीं है तो उसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। यदि मान लीजिए 3x + 4 इक्वल टू में यदि 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, आपकी एक इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 3x + 4 यदि मैं 5 लिखता हूँ, इसका मतलब x की मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, है ना, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 5 के बराबर होनी चाहिए। ये फिक्स है, ठीक है ना। इतनी बात आई आपको समझ में। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है। फिर अपन ने बात की कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि भाई जो भी वेरिएबल का मतलब है कि जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, या मैं कहूँ ए टू जेड तक जो भी आपको वर्ड्स दिखें उसे अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था कि इनका कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होता, ये वेरी करते हैं, ठीक है ना, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। इन्हीं इसलिए अपन इनको वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बदलती रहती है, कहीं पे 60 किलोमीटर होती है, कहीं पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी की स्पीड बदल रही है, ठीक है ना। तो गाड़ी की स्पीड वेरी कर रही है। तो वेरी का मतलब ये होता है, इसलिए वेरिएबल शब्द वहीं से आया है, ठीक है ना। फिर अपन ने बात की कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं। तो मैंने बताया था जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे 2 3 4 √2 पाई, ठीक है ना, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। इनकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती। यदि आप इंडिया में बात करें तो भी 2 को अपन 2 ही बोलेंगे, अमेरिका में बात करें तो भी 2 को अपन 2 ही बोलेंगे, ठीक है ना। फिर
मैंने बात की है कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, या यहाँ जीरो की जगह पे कुछ भी टर्म्स आ सकती हैं, है ना। ए एक्स, या अपन बोल सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में सी, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है इसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। इसमें आप देख सकते हैं लीनियर का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है, एक है, एक्स, है ना। वेरिएबल कितने हैं, एक है। अगर मैं लिख दूं कि भाई 3x प्लस 7y इक्वल टू में 2, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल दो है। पावर जरूर इसमें एक है लेकिन वेरिएबल दो होगा, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन तो कहलाएगी लेकिन इसमें वेरिएबल दो है, इसलिए वन वेरिएबल। ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इससे हटके हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में अभी अपने को पढ़ना है, लेकिन अपने को फिलहाल इस चैप्टर में वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई इक्वेशन जो है इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते समय अपने को क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन, आप लीनियर इक्वेशन लिखी है 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइक टर्म्स होती हैं, है ना, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी दिखने वाली टर्म, जैसे ये और ये एक जैसी दिखने वाली टर्म है, इनको अपन क्या कर लिए, एक साइड कर लेते हैं। जब इनको एक साइड करते हैं तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। और जो भी लाइक टर्म्स मतलब जो भी इक्वल है ना, इक्वल के इस साइड एक जैसी लाइक टर्म्स और इक्वल को साइड दूसरी, भाई इसमें दो लाइक टर्म्स होंगी, है ना। भाई ये एक अलग लाइक टर्म्स है ना, ये एक जैसी अलग है, और जो दूसरा नंबर है वो भी अलग होगा, तो उसको साइड कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये हो जाता है था अपना 2 - 7। फिर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते थे, ये हो जाता था भाई 2x, और ये हो जाता था आपका माइनस में 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे -5/2। फिर इसी x की वैल्यू को अपन यहाँ रखते थे और ये देखते थे कि ये दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। फिर अपन ने ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देख ली है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने सीखा कि भाई इन इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद अपन ने कुछ एडवांस इक्वेशंस देखी जहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन नहीं थी, है ना। किस फॉर्मेट में गिवन इक्वेशन थी, आपको बहुत अजीब तरीके से, मतलब 5x लिखा था यहाँ पे 3x प्लस 2/7, है ना, प्लस 5 इक्वल टू, है ना, 3x प्लस 7x डिवाइड बाई 4 प्लस 3/2। इस तरीके की इक्वेशन देखी। इसमें अपने को भी x की वैल्यू निकालना था, लेकिन इनको पहले क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करके अपने को किस फॉर्मेट में लेके आना था, सिंप्लीफाई करके अपने को ax प्लस b के फॉर्मेट में अपने को लेके आना था, ठीक है ना बच्चों। तो इस फॉर्मेट में जब अपन को लेके आना तो इसको सिंप्लीफाई करना सीखा, एलसीएम वगैरह लेके प्लस माइनस करके दुनिया भर का तामझाम करके अपन ने इस तरीके से इसको लेके आया। और फिर वही अगेन अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की, उस x की वैल्यू को अपन ने इसमें रखा। तो अपन ने ये देखा कि भाई LHS और RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं। यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब अपनी जो x की वैल्यू है वो सही है, और नहीं आ रहे इसका मतलब अपनी x की वैल्यू गलत है। दोनों बराबर आना ही चाहिए, ये श्योर है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत छोटा था वैसे देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहुंचेंगे 9th क्लास में पहुंचेंगे तो आपको एलजेब्रा का एडवांस लेवल मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इन जो भी चैप्टर्स हैं, है ना, सॉरी अपन तो 8th क्लास में ही है। 8th क्लास जब आप 9th क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ पॉलिनोमियल मिलेगा, 10th क्लास में भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस की बात होगी। तो इस चैप्टर का उतना महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। रिवीजन की क्लास है ये बेसिकली, है ना। इसके अलावा भी अपन ने कुछ पढ़ा था, बस यही पढ़ा था। एक्सरसाइज वगैरह अपन ने सॉल्व की, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व की। आपको मैंने कुछ होमवर्क भी करने को दिया था, कि आपने वो होमवर्क किया। आई होप आपने होमवर्क जरूर किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के मैथ को पास कर दोगे ऐसा जरूरी नहीं है। थ्योरी पढ़ के कभी किसी का भला नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं और प्रैक्टिस का पोर्शन सबसे ज़्यादा रखना है। मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। मैथ्स को सबसे पहले आप लर्न करो, ठीक है ना, फिर उसको क्या करो, आप रिवाइज करो, ठीक है।
और फिर क्या करो, प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है ये आपका जो होना चाहिए 95% होना चाहिए। 5% आपका रिवीजन वाला पोर्शन होना चाहिए, मान लीजिए 4%, और 1% आपका लर्न। लर्न तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान वाला लर्न नहीं है, जो वो क्रिकेटर बोलता था ना कि लर्न लर्न सम टाइम आई हैव टू लर्न, है ना, क्या नाम था उसका, कुछ नाम था, बाबर आजम के साथ रिजवान, है ना, वो वाला लर्न नहीं। आपको सच में सीखना है। लर्न मतलब सीखना, पहले आप सीखो, फिर उस चीज़ को रिवाइज करो और फिर प्रैक्टिस करो, तभी आप जो है मैच जीत पाओगे, क्रिकेट की भाषा में। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ को अच्छा करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से मैथ अच्छी होती है। आप विश्वास मानिए, आप गणितज्ञ बन जाएंगे। आपकी साइंटिफिक सोच होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, है ना। अपने को ये नहीं देखना है कि भाई अपने को आंसर लाने, अच्छे मार्क्स लाने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो तो आएंगे ही। अपने को ऐसा पढ़ना है कि किसी भी प्रकार की एग्जामिनर या जो भी क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, पेपर जो बनाता है, वो किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन दे दे, आप लोगों को बनना चाहिए, और इसी में आपकी भलाई है। यदि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, तो विश्वास मानिए, एक एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता होगा, IIT-JEE। ये जो एग्ज़ाम होता है, ये इतना खतरनाक एग्ज़ाम होता है कि इसमें एक क्वेश्चन जो मैथ का हो पूछा जाएगा, उससे आपको पूरा एक से लेके, मतलब 6th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में डाल देगा। अब आप इसको, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं आती है, अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को रटा है अपने स्कूल में और उनको एज इट इज़ छाप के और आपने 91-92% ले आए हैं, वही बच्चे इसमें जाके फेल हो जाते हैं और फिर वो सुसाइड करते हैं, फांसी लगाते हैं और अपने पेरेंट्स का नाम बदनाम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैथ सीखना है, प्रॉब्लम्स, आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है, ठीक है ना। आप अपने आप को आज से ही साइंटिस्ट माने, आप अपने आप को कोई आम इंसान ना मानिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ्स का मतलब ही होता है साइंटिफिक सोच, है ना, रूढ़िवादी सोच नहीं, साइंटिफिक सोच। आप हमेशा एक साइंटिफिक सोच रखिए, आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखने से आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आगे चल के। अभी से आप जब इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय मेरे हिसाब से 3 या 4 साल का है, आप 8th क्लास में हैं, 4 साल के बाद आप IIT-JEE की प्रिपरेशन करने जाएंगे। बहुत से बच्चे तो 10th क्लास के बाद ही चले जाते हैं, तो उन्हें वहाँ चीज़ समझ में आती कि स्कूल में जो अपन ने पढ़ाई की थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि अनयूजुअल थी, है ना। जो अपने टीचर्स ने जिस तरीके से पढ़ाया था, वो बहुत गलत तरीके से पढ़ाया था। उन्होंने सिर्फ हमें मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ा दिया, और अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं बन रहे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है ना, क्योंकि अपनी चीज़ों को रटा है। मार्क्स अच्छे लाने के कई तरीके आपने ढूंढे हैं, और अपने पेरेंट्स को खुश कर लिया। भाई 12th में आपने अपने पेरेंट्स को खुश कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जंग जीत गई। आपके पेरेंट्स तभी खुश होंगे जब आप किसी पद में जाओगे, जब आप अच्छा इंजीनियर बनोगे, अच्छा डॉक्टर बनोगे, या किसी अच्छी रैंक में ऑफिसर्स बनोगे, तभी आपके पेरेंट्स खुश होंगे। 12th में 99% लाना, या 10th में 99 या 100% भी आप ले आते हैं, उससे सिर्फ एक टेम्परेरी खुशी मिलेगी। परमानेंट खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप IIT-JEE जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, और उसके लिए आपको मैथ्स जो है ना सिर्फ आनी चाहिए, बल्कि आपकी सोच भी अलग होनी चाहिए। तब तक के लिए आई होप आपको ये एक मोटिवेशनल सेशन था। मैंने बोल दिया, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि सर अभी से इतना हमको डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मार्क्स लाने के हिसाब से चलते जाइए। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको मेरी बात याद आएगी। चलिए, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।